नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सैम पित्रोदा की ओर से राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान की, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। क्या है वो बयान जिससे एमपी की राजनीति में आया इतना भूचाल, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं पित्रोदा का बयान, सियासी घमासान। लंबे समय से गांधी परिवार के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा ने हाल ही में राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की तुलना में अधिक बुद्धिजीवी और रणनीतिकार हैं। उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि पहले राहुल गांधी को बोलना सिखाएं। सुनिए। The difference between Rahul and Rajiv maybe is that Rahul is much more intellectual, thinker. Rajiv was little more doer. They have same DNA. They have same concerns and feelings for people. Rahul is a strategist more so than Rajiv was. ऐसा है, वो एक प्रमुख दरबारी व्यक्ति हैं उस दरबार के, उनको देखने दीजिए। लेकिन अगर वो सही में प्रधानमंत्री का ख्वाब उनमें देखते हैं तो थोड़ा सा राहुल गांधी जी को नसीहत भी दें, कैसे बोलना, क्या बोलना, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर कैसे बोलना, थोड़ा होमवर्क करना सिखाएं। और चूंकि वो उनको विदेश बुलाते हैं तो विदेश में भारत को कमजोर करके नहीं दिखाया जाता है। जो बार बार राहुल गांधी भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र की, भारत की मीडिया की, भारत के न्याय व्यवस्था की, विदेश में जाकर के भारत की खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए। ये भी एक लिहाज होना चाहिए। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने नए विवाद को हवा दे दी है। उन्होंने गांधी परिवार के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया। ये तस्वीर, ये एक्स पोस्ट जो आप देख रहे हैं, ये लक्ष्मण सिंह का ही चल रहा है, जिसमें उन्होंने सैम पित्रोदा को कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। वहीं पित्रोदा के बयान पर एमपी बीजेपी भी कटाक्ष करने से अपने आप को रोक नहीं पाई। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस में घोर चापलूसी का दौर है। कांग्रेस की दुनिया केवल एक परिवार तक है, यही कांग्रेस का चरित्र है। अब तो सब जानते हैं कि कांग्रेस का क्या चरित्र है। सुनिए। मुझे लगता है कि जब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ही कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के दुश्मन हैं, और सैम पित्रोदा के बारे में एक नहीं, विरासत टैक्स के लेकर के क्या क्या विवादास्पद बातें हैं वो इस देश के अंदर करते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस घोर चापलूसी का दौर है, और इस घोर चापलूसी के दौर में सैम पित्रोदा क्या करेंगे कि एक परिवार तक पूरी दुनिया सिमटी है कांग्रेस में, तो चापलूसी के दौर में वो भी लगे कि कैसे नजदीक पहुंचा जाए। तो इसलिए कांग्रेस का चरित्र ही ये है। इसलिए इन बातों का देश, समाज, सब लोग जानते हैं कि कौन क्या है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने ही उसका जवाब दे दिया है। तो आज इसी बयानों पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। स्टूडियो में हमारे साथ जितेंद्र पाल सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अजय धौले जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जितेंद्र पाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस,
चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। कम शब्दों में बयान जो भी बातें अपनी रखनी है, मेहमानों से निवेदन है कि कम शब्दों में रखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही प्रश्न हम कर पाएंगे। जितेंद्र पाल सिंह जी, सवाल ये है कि सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी में प्रधानमंत्री के गुण देखे हैं, वहीं लक्ष्मण सिंह भी कांग्रेस के ही नेता हैं, वो इनको कांग्रेस का दुश्मन बनाते हैं। ये विरोधाभास कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जहां तक लक्ष्मण सिंह जी की बात है, उन्होंने अपना ट्वीट वापस ले लिया। कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसकी वजह से उन्होंने, वो तो पटाक्षेप हो गया, अब उस पे जाने का मतलब नहीं। जिस आदमी ने अपना खुद ही ट्वीट डिलीट कर दिया है, वो उस पे अपन को चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। डिलीट किया है तो चर्चा नहीं, करने जो का मतलब कोई भी एक रही होगी उनको। देखिए, मेरी बात सुनिए, कोई भी एक चीज होती है, नहीं, अगर जो नहीं धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आप नहीं, धुआं जब उठता आया है सोशल मीडिया, अगर उन्होंने लिख के, कोई भी चीज होती है गलती से लिख के उसको डिलीट कर दी, डिलीट करने के बाद में अगर अपन गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बात सैम पित्रोदा जी के ऊपर में है कि सैम पित्रोदा जी का मैं 2 मिनट के लिए 1 सेकंड में आपको बताऊं, सैम पित्रोदा जी कौन है। सैम पित्रोदा जी वो इंसान है जिन्होंने भारत में संचार क्रांति लाई। आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के साथ में मिलके संचार क्रांति का लाने का जनक सैम पित्रोदा जी और राजीव गांधी जी, कुछ के चले जाता है। आज ये जो तकनीक हो रही है, वहां बैठ के अपन बात कर रहे हैं, ये तकनीक संचार का शुरुआत करने वाले सैम पित्रोदा एंड राजीव गांधी जी हैं, है ना। जो भी उन्होंने, उनको भारत सरकार ने 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था, आप समझिए, वो हैं सैम पित्रोदा जी। और जो बात आपने राहुल गांधी जी के बारे में उनकी तुलना की है राजीव गांधी जी से, तो एक पिता के एक बेटे की तुलना में अगर बेटा कोई ज्यादा होनहार है, जैसे अपन कोई डॉक्टर है, अगर उसका बेटा अच्छा उसमें डॉक्टरी करता है तो अपन कहते हैं ये बेटे से ज्यादा अच्छा है, चाहे वो खेल के मैदान में हो, राजनीति में हो या अन्य हो। मैं आपको यहीं का उदाहरण दूं, मैं हमारे ही समाज से एक डॉक्टर आते हैं यहाँ पे थे, डॉक्टर संतोष सिंह जी, उनके बेटे भी यहाँ पे डॉक्टर थे, वो उनसे आगे अच्छे थे। तो वो जब भी जाते थे बोलते थे देखो मेरा बेटा मेरे से भी होनहार है, उनका हाथ उनसे भी अच्छा था। ऐसे खेल के क्षेत्र में अनेकों देखें, युवराज सिंह जी के पिताजी युवराज सिंह जी थे, उनसे बेटा उनका होनहार आगे मिला। तो कोई उन्होंने बुराई करी नहीं है, उन्होंने कहा इनसे बेहतर है और उनमें उनके गुण हैं। अच्छा, जो गुण हैं उसकी भी जो समाज के सामने है, वो कहीं ऐसा तो नहीं। आज वो चुन के, आज वो भारत के जो संविधान, भारत की पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष अकेले नहीं है, इतनी सारी पार्टियों ने मिलके उनको नेता प्रतिपक्ष का चुना है। और आज जहां से वो चुनाव जीत के आए, वो राहुल गांधी जी दो चुनाव क्षेत्रों से जीत के आए। एक उत्तर में जीत के आए रायबरेली से, दक्षिण में वायनाड से जीत के आए। मैं ये बात उससे नहीं कहना, मगर आप इसका एक जिक्र करिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय वाराणसी से 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते, और राहुल गांधी जी रायबरेली से उसी प्रदेश में 4.5 लाख वोटों से जीते चुनाव, 3 गुने ज्यादा, और दोनों जगह से जीते। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर उनमें कोई अच्छे गुण दिखाएं तो कोई बुराई नहीं है। आज मेरा बेटा है, मेरा बेटा यदि मेरे से अच्छा, मैं जैसे काम करता हूं, मेरे से काम ज्यादा अच्छा करता है, मेरा मित्र मुझे कहे कि यार तुम्हारा बेटा तुमसे, मुझे गर्व की बात होती है। ये उसमें आप ये इशू का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें कोई ऐसा कोई इशू है कि उन्होंने कोई बुराई करी या बड़ाई करी। उन्होंने देखा कि आज के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी जो आज के समय में उसमें और परिपक्व होके निकल ले, ये बात अलग है कि आपकी बात एक सेकंड, आपके नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। नहीं, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी जो कह रही है, देखिए बीजेपी तारीफ करेगी। देखो बीजेपी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं, अरबों रुपए उन्होंने उसमें लगा दिए उनकी इमेज बिगाड़ने में। अल्टीमेटली फैसला कौन करता है? जनता। जनता ने फैसला करके दिखाया कि राहुल गांधी जी आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी बामुश्किल अपना वो तो बहुमत तक तो पहुंच नहीं पड़ी, बामुश्किल उन्होंने सरकार बनाई है। तो घटती लोकप्रियता किसकी हुई, बढ़ती किसकी है? मैंने आपको अभी एक छोटा उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री जी से 3 गुना ज्यादा वोटों से जीते वो, और 2 चुनाव क्षेत्रों से, एक उत्तर में एक दक्षिण में। चलिए, अजय धौले जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी जी के सामने, हमको लग रहा है कि कांग्रेस उनको बौना समझ रही है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, क्योंकि वो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं और 4.5 लाख वोटों से जीते हैं। ये है पैमाना कांग्रेस का। अब आपका पैमाना क्या कहता है? से जीतने का अंतर अगर पैमाना है तो
जी अपना 2019 का परफॉर्मेंस याद कर लीजिए, यही राहुल गांधी जी चुनाव हार चुके। तो मुझे लगता है इसका दूसरा एक दूसरा एक जगह से चुनाव जीते भी आवश्यकता है। मैं अपनी बात लेट में कंप्लीट, मेरी बात पूरी कर दीजिए। हाँ। कि ये जिनको डिफेंड कर रहे हैं वो वही साम पित्रोदा हैं जिनको इन्होंने ही इनकी पार्टी ने ओवरसीज कांग्रेस के पद से हटाया था। उनके जो जिस प्रकार की गलत बयानी करते, उन्होंने कहा था कि भारत को रेसिस्ट और गोले अलग और कारे अलग, और ये जो विषय उन्होंने चालू किया था। फिर बात आया था इनहेरिटेंस टैक्स का, भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात आम चुनाव के बीच में ही कर दी थी। साम पित्रोदा जो तथाकथित राहुल गांधी जी के वैचारिक पितामह हैं, निश्चित तौर पे वो उन्हें सलाह देने का काम करते हैं। और हम चाहते भी कि साम पित्रोदा से भारत विरोधी लोग, भारत से परंपराओं को जिनको तकलीफ है, ऐसे लोग राहुल गांधी जी के वैचारिक पितामह रहे। उसका कारण ये है कि अनलेस एंड अनटिल जब तक के साम पित्रोदा जैसे लोग एग्जिस्ट करेंगे जो कांग्रेस का नैरेटिव डिसाइड करेंगे, कांग्रेस को मूल भारतीय चिंतन, भारत की ज्ञान परंपरा या भारत का बोध ये कभी नहीं होगा। जो व्यक्ति यूएस में बैठ के भारत में क्या होना चाहिए या भारत की राजनीति कैसे जानी चाहिए ये अगर डिसाइड कर रहा है। देखिए, एक तरफ तो राजीव गांधी जी, आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी को हम सम्मानित है क्योंकि देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। लेकिन एक तरफ आप एक अपने ही पार्टी के सर्वोच्च नेता जो राजीव गांधी जी रहे हैं उनके कैपेबिलिटीज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तो इस बात से तो इस पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि शाह बानो वाले जजमेंट में राजीव गांधी जी ने जो किया था वो राहुल गांधी कभी नहीं करते जी। टेक्निकली तो यही विषय आ जाता है। तो राजीव गांधी जी के आप मुझे लगता है कि असफलता उनके सिर पे मारे जा रहे हो, और जिन्होंने 99 सीट लाई है उनको आप सफल व्यक्ति मान रहे हो। ये बहुत सी ऐसी प्रासंगिक बातें हैं। मुझे लगता है कंपैरिजन अगर होता है तो दो विपरीत लोगों में होना चाहिए कि अगर राहुल गांधी जी ने 44 उनके नेतृत्व में आई थी, 54 उनके नेतृत्व में आई, 99 उनके नेतृत्व में आई, तो वो तो खुद से बेहतर कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से कंपैरिजन की बात करें तो 10 वर्ष यूपी की सरकार थी 2004 से 14 तक के, 10 वर्ष की सरकार के बाद आपकी 44 सीटें रह गई। हमारी 2014 से 24 तक के 10 वर्ष की सरकार रही थी। 10 वर्ष की कंटिन्यूस सरकार देने के बाद में हमारी 240 सीटें आती है। समूचा इंडिया अलायंस मिला के 232 आती है, हमारे अकेले की 240 आती है। उसमें भी ये भारतीय जनता पार्टी की घटती लोकप्रियता को उससे जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है आज राजनीति जिस दौर में गुजर रही है, इस साम पित्रोदा वाले भारत विरोधी लोग, आप देखिए जब जब राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं उनके सारे डायलॉग साम पित्रोदा जी ऑर्गेनाइज करते हैं, और पूरे के पूरे डायलॉगों में उनका एक नैरेटिव होता है कि भारत डेमोक्रेसी खतरे में। तो भाई साहब, भारत की यही डेमोक्रेसी है जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। हाल ही में 90 करोड़ लोगों ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके इलेक्टेड गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को देश का प्रधानमंत्री और इलेक्टेड गवर्नमेंट को चुना। आपको आप कहते हैं कि आपको संविधान का अपमान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान का अपमान करती है। इसी संविधान के तहत इस देश ने सरकार चुनी है। मुझे लगता है कभी आप उस चुनी हुई सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाइए, सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाइए। लेकिन जो व्यक्ति विदेश में बैठा है उसके स्टेटमेंट इस प्रकार से हर बार आप जस्टिफाई करने लग जाएंगे। चाहे आप की बात करें, हम प्रॉफिट इनहेरिटेंस टैक्स की बात करें, या अभी जो राजीव गांधी और राहुल गांधी की तुलना, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस का व्यक्तिगत प्रश्न है। लेकिन मुझे लगता है देश के एक दिवंगत प्रधानमंत्री की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और उनके ऐसे असफल बेटे को जो 3 चुनाव में अपनी पार्टी को गर्त में ले जा चुका है उसको उससे अधिक सफल सिद्ध करना, यह कहीं ना कहीं जो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत कहा कि चापलूसों की भरमार है, हर कोई दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा चापलूस हूं, मैं बड़ा दरबारी हूं। ये जो रेस में कांग्रेस लगी है कांग्रेस का रिवाइवल संभव नहीं है। देवेंद्र जी, एक सेकंड इनका जी, आप अपना जवाब तैयार रखिए। इस समय एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच उपस्थित हैं। एल द्विवेदी जी, जैसा कि बात अगर जो हम करें तो प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी की योग्यता के बारे में है। कांग्रेस कह रही है कि वो योग्य हैं राहुल गांधी, और बीजेपी कह रही है ये तो चापलूसों की पार्टी है, एक परिवार की चापलूसी में लोग लगे रहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें बोलना सिखा दिया जाए, पहले कांग्रेस के लोग बोलना सिखाते हैं। क्या है ये, क्या योग्य हैं? आपको क्या लगता है, कांग्रेस सही है या बीजेपी? देखिए, मैं राजनीतिक दल का तो किसी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूं, जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का पद उसको मिलता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, और निश्चित तौर पर जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं और जब वो कुछ भी संचालित करता है, चाहे हम किसी भी बिजनेस की बात करें, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, किसी भी सेक्टर की हम बात करें, तो उसकी योग्यता उसके काम के आधार पर उसकी चयन उसका तय होता है।
और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्या वे योग्य है नहीं है, तो जब उनको योग्यता उस पद पर जब वे जाएंगे और जब वो योग्यता उनकी मापी जाएगी, तब उसका आधार बन पाएगा कि क्या वे योग्य व्यक्ति हैं या नहीं है। क्योंकि जो पूर्व में लोग जितने भी रहे हैं, जितने भी हमने पूर्व प्रधानमंत्री देखे हों, चाहे केंद्रीय मंत्री देखे हों, चाहे मंत्री देखे हों, उनका चयन उनके आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर ही हमने देखा भी है और समझा भी है। जैसे पूर्व में कई रेल मंत्री रहे, लेकिन जब नवकरणीय रूप से जब इनोवेशंस चीजों आई मार्केट में कि क्या भारत में किस प्रकार से उन्नत भारत बने और हम क्या इनोवेशन लेकर आए, चाहे वह रेल सेक्टर हो या अदर सेक्टर हो, तो उसके आधार पर ही उसकी तुलना की जाती है। तो कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, ये जब जिम्मेदारी मिलती व्यक्ति को, उसके बाद ही उसका आकलन कर सकते हैं। सही बात जी, जब जिम्मेदारी मिलेगी तब आकलन किया जा सकता है। अभी से क्या कहा जाए, एल द्विवेदी जी का कहना है। हाँ, अब हम आना चाहेंगे जितेंद्र पाल सिंह जी आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे मित्र अजय धवले जी से कि अजय जी, आपके बेटे की कोई तारीफ अगर करे, आपको जलन होगी क्या उससे? मुझे इसका जवाब दें, इसका छोटा सा जवाब दो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ बात। दौले साहब जवाब दे दो। हाँ, बिल्कुल। देवेंद्र जतिंदर पाल और राहुल गांधी जी दोनों नाम जतिंदर पाल नहीं, मेरा नाम दे। अच्छा, सॉरी जी, आप देश के दिवंगत प्रधान, वो इस देश के दिवंगत प्रधानमंत्री है। आप उनकी स्ट्रेटेजीज पर प्रश्न चिन्ह उठाया है, आप स्टेटमेंट को निकाल उनसे, अजय भैया उनसे ज्यादा, मतलब ये है कि जैसे आदरणीय हमारे राजीव गांधी जी, मुझे लगता है स्टेटमेंट को डिफेंड मत कीजिए। सैम पित्रोदा जी ने आपके दिवंगत प्रधानमंत्री जी के काबिलियत पर प्रश्न उठाया है कि बोला कि बुरे थे, ये बोला था कि वो बुरे हैं। उन्होंने बोला ये कहीं बुरा है, ये कहीं बोला कि वो बहुत बुरे थे, ये थे। उन्होंने कहा उनसे अच्छे थे। आपको खुश होना चाहिए कि आने वाले जो अभी सुनिए, तो अब अजय भाई सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने बोला ना, मैंने बोला बीच में, आप सुनोगे तब तो मैं पता चलेगा मैंने क्या बोला। आप सुनो बच्चे, आपको सहमत हो तो बताना, नहीं सहमत हो अपना पक्ष रखना। मैंने बोला उन्होंने, सैम पित्रोदा जी ने, आपने बोला अमेरिका में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे बैठे उनको पद्म भूषण मिल गया? आप मुझे बताएं। दूसरी बात ये कह रहा हूं, उन्होंने बुराई करी क्या? एक मिनट, उन्होंने क्या बुराई करी कि राजीव गांधी जी बहुत बुरे थे? उन्होंने कहा इनसे अच्छे थे। जो आने वाला भी जो चुनाव है ना, 4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, जब राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, पूरी देश की जनता और हमारा पूरा इंडिया गठबंधन मिलके उनको बहुमत से प्रधानमंत्री बनाएगा ना, तो आपको खुश होना चाहिए। उनके नेतृत्व में देश और आगे बढ़ाएगा। जो आपकी घटती हुई लोकप्रियता हो रही है ना, इस चुनाव में आपको देखने को मिली सामने। बहुत मुश्किल आपने सरकार बनाई है नीतीश बाबू और चंद्रबाबू जी के सहयोग से। तो घटती हुई लोकप्रियता किसकी हो रही है, बढ़ती हुई किसकी हो रही है, ये जनता तय कर रही है। जहां ही बात आपकी, जो आपने बोला कि सैम पित्रोदा जी के बारे में, मैंने पूर्व में भी आपको बोला है, उसके लिए तो देश, ठीक है, आपने बोला एक बयान आया, उस बयान के लिए उन्होंने क्षमा मांगी कि वो कोई एक किसी और उस कॉन्टेक्ट में हो, दोबारा से उनको फिर उनको उसी चीज का अध्यक्ष बनाया गया। एक हमारा सेल है जिसमें आपके यहां भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो विदेश में जो नागरिक हैं उनके लिए एक सेल बनता है। आज वो वहां जाके बस गए, उनके वहां पे वो है। उसके पूर्व में उन्होंने पूरा जीवन, उनका नाम पता क्या था? उनका नाम था सैम पित्रोदा। तो आप बताइए, उनके अंदर में पूरी भारतीयता का उनमें समावेश है, उनके नाम में ही आपको समा, और उन्होंने पूरा जीवन अजय भैया यहां लगाया। और जो अपन इसको तो स्वीकार करो कि उन्होंने यहां पे जितनी भी संचार क्रांति में, उसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी समझ का, उनकी सोच का, उनके विजन का रहा। आप देखिए, अब मैं बार बार उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। उन्होंने यह बोला कि इनसे वो बेहतर, इसमें कोई बुराई मुझे समझ में नहीं आती कि आप कह रहे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनसे अच्छा कोई काम नहीं। आपके भी कई, आप मुझे बताइए, आज के समय में मोदी जी काम कर रहे हैं, आप बोले कि अटल जी उससे बेकार ये था, तो ये सब में बात जाना नहीं चाहिए। अरे मेरी बात सुनो, मैं जो आप समझ भी रहे हो बात को, मगर चूंकि आपको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है तो बात को भी घुमा घुमा के मैं कह रहा हूं, इसमें कोई बुराई है क्या? बताइए कि उन्होंने बोला कि इनसे अच्छा, ये बोला कि राजीव गांधी जी अच्छे क्या मानते हैं? अटल जी से बढ़िया मानते हैं मोदी जी को या अटल जी के पैरेलल मानते हैं? हम तो राहुल गांधी को अच्छा मानते हैं। चलिए, आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री बनेंगे ना, तो आप देश के देखिए कैसे तरक्की हो रही। जी, आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की तरक्की और तेजी से होगी, ऐसा कांग्रेस का मानना है। बीजेपी का क्या मानना है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एल द्विवेदी जी के पास हम जाना चाहेंगे। एल द्विवेदी साहब, सवाल यह है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में आखिर कांग्रेस
देखना चाहती है और इसी के इर्द गिर्द ये सारी रणनीति तैयार हो रही है। कहीं ना कहीं इस बात को उछाल करके एक रणनीति बनाई गई है और यह कोशिश किया जा रहा है कि बीजेपी जो धारणा राहुल गांधी के बारे में बना चुकी है, जैसा कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि करोड़ों रुपए खर्च करके उनके छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो क्या यह माना जाए कि इस तरह की बातें और इस तरह के बयान देकर उस छवि को बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए, ऐसा है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह अपने अंडरस्टैंडिंग से उसका आता है। किसी की छवि ना बनाई जाती है ना बिगाड़ी जाती है। किसमें कितनी समझ है और उसके, मैंने पूर्व में ही बोला, उसके कार्य से उसका आकलन होता है। अगर संगठन में जो अभी मजबूती आई और जिस प्रकार से आपने देखा होगा पूर्व में भारत जोड़ो यात्रा हुई, जिस प्रकार से पहले लोगों ने ये बोला कि ये पूरी यात्रा फ्लॉप साबित होगी, इसमें 5 लोग नहीं जुड़ेंगे, 50 लोग नहीं जुड़ेंगे, 100 लोग नहीं जुड़ेंगे। मैंने ऐसे कई राजनीतिक लोगों के बयान भी सुने, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब आपने देखा कि किसी व्यक्ति ने जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करके और जो जनसलाब रास्ते में दिखा और जब पूरी यात्रा कंप्लीट हुई कश्मीर में, तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वह एक आम इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि जो व्यक्ति इतनी लंबी यात्रा इस देश की कर सकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बड़ी मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति है। अन्य व्यक्ति क्यों नहीं कर पाया, कोई अन्य राजनीतिक दल क्यों नहीं कर पाया इस प्रकार की यात्रा? अगर चाहता तो वह भी उसके बाद तुरंत वह उस प्रकार की यात्रा निकाल लेता, चाहे वह किसी प्रकार की यात्रा होती, चाहे तिरंगा यात्रा होती, भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से निकली, या कोई अन्य यात्रा होती, संगठन मजबूत यात्रा होती, कुछ भी नाम रखते, लेकिन कोई नहीं निकाल पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति उस व्यक्ति के अंदर है। तो उसको हल्के में आकलन करना, ये सबसे बड़ी राजनीतिक भूल हो सकती है आने वाले राजनीतिक चुनाव में, मेरा ऐसा मानना है। जी, ये आकलन करना और ये रणनीतिक भूल हो सकती है आने वाले चुनाव में। अजय धौले साहब, बहुत कम समय है, जवाब आपको देना है। रणनीतिक भूल हो सकती है? जी जी देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो सैम पित्रोदा ने स्ट्रैटेजी की बात की है, अब देखिए कि राहुल गांधी जी 2004 से लेकर 2009 तक के सांसद थे और इन्हीं की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार यूपीए 1, और यूपीए 1 में एक ऑर्डिनेंस आया था। उस ऑर्डिनेंस को जो वो सार्वजनिक रूप से एक पत्रकार वार्ता में फाड़ने वाले राहुल गांधी जी इस देश का नेतृत्व करने के लिए यदि सक्षम है, ऐसा कांग्रेस मानती है, जो अपनी पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक रूप से फाड़ रहे। उस समय उनकी माता जी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, जो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई थी कांग्रेस ने, उसकी भी चेयरपर्सन थी। तो मुझे लगता है इस प्रकार की समझ और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली सरकार। और दूसरा, जितेंद्र जी बहुत उदाहरण दे रहे थे कि टेक्नोलॉजिकली सैम पित्रोदा जी ने भारत को आगे बढ़ाया। इन्हीं की सरकार में पूर्व हमारे वित्त मंत्री थी जे चिदम्बरम जी सदन में पटल पर खड़े होकर ये कहते हैं कि इस देश में मोबाइल का नेटवर्क गांव-गांव तक के नहीं है, यूपीआई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, भारत सरकार विड्रॉ करे, यूपीआई कभी भारत में सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन हमारी सरकार ने ये प्रूव करके दिखाया। 10 वर्ष में आप देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन का आज विश्व में अगर किसी देश का है तो वो भारत है। एक तरफ तो आप कहते कि आपने मोबाइल फोन किया भाई, निश्चित तौर पर, लेकिन उधर आपके मुख्यमंत्री जी खड़े होकर लोकसभा में ये बयान दे चुके हैं कि इस देश में डिजिटल नेटवर्क को जमीन तक के ले जाने के लिए, वाईफाई को ले जाने के लिए सालों लगेंगे। मैं जवाब मुझे लगता है इस बात किसी व्यक्ति का पैमाना अपना हो, सैम पित्रोदा को इसीलिए बड़ा दिखा देना, ये मुझे लगता नहीं प्रासंगिक है। मैं एक छोटा सा जी जल्दी मैं ये कहना चाहूंगा, जिन्होंने यूपीआई की बात करी, आदरणीय, मैं कहूंगा कि जब मोदी जी आए उसके पहले जो सरकार थी उसमें नंदन नीलकेनी जी, आपने सुना, इन्फोसिस के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने यूपीआई को लेके आए और यूपीआई को बहुत सक्सेसफुली हम प्रधानमंत्री, अरे मेरी बात अजय भैया, मैंने बोला क्या आपको? अजय भैया बोला मैंने, अजय भाई बोला मैंने आपको बीच में, आप सुनो तो तब तो आपको भी हो सकता जानकारी नहीं हो, मैं दे रहा हूं तो जानकारी भी मिल जाए आपको, कि वो नंदन नीलकेनी जी ने अपना इन्फोसिस का बहुत बड़ा पद छोड़ के यहां पे भारत सरकार में एक पद लिया और उसका काम एक केवल ये था क्योंकि वो उस फील्ड के एक्सपर्ट थे। उन्होंने यूपीआई को गांव-गांव तक आधार कार्ड को कैसे लेके आए, और आधार कार्ड केवल नहीं लेके आए, उसको पैन कार्ड से, ये बैंकों से जोड़ के सबके बीच में एक नेटवर्क बना। इसका श्रेय पूरा मनमोहन सिंह जी की सरकार को जाता है। आपने हो सकता है वो चीज को आगे बढ़ाया, एक चलती हुई चीज को आगे बढ़ाया, ये मैं कहता हूं आपको, मगर आप बिल्कुल नकार दें ये तो हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आप भी करेंगे कि जब सुनिए तो जब 2001 सेकंड का, और जब 2014 में
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब ने अपनी सत्ता संभाली, उसके पहले आधार कार्ड आया था कि नहीं आया था? चलिए जल्दी से बात रखिए धौले साहब, अपनी बात रखिए जल्दी से, बिल्कुल भी समय नहीं है। देखिए जितेंद्र जी ने जो प्रश्न कहा मैं उसको उत्तर देना चाहता हूं कि हमने नहीं कहा, लोकसभा में ये खड़े हो तो उसका समय लगता है ना, उसका समय लगता है। देखिए भारत एक नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं देखिए मैं ये कह रहा हूं कि भारत एक विशाल देश है, गांव तक पहुंचाने में समय लगता है। इस बात का फैसला द्विवेदी जी कर देंगे यूपीआई के संबंध में अभी जो चर्चाएं चल रही हैं। जी द्विवेदी साहब, क्या है सही बातें जल्दी जी। योजना को आता है तो उसको इनिशिएट करने में, उसको लगाने में बहुत समय लगता है। मुझे अच्छे से याद है जब देश में आधार आया था तो इन्हीं लोगों की सरकार ने आधार का विरोध किया था, बोला था कि आधार सक्सेस नहीं होगा, कंप्यूटर का भी विरोध किया था। और साथ में एक दूसरा क्वेश्चन और बताता हूं, आधार के साथ जब आधार आया था तो इन्होंने इसका विरोध किया, बोले आधार सक्सेस नहीं होगा। दूसरा जो मनरेगा मनरेगा तो मनरेगा का भी इन्होंने बोला कि मनरेगा एकदम फ्लॉप सो साबित होगी, आने वाले टाइम में मनरेगा जैसी कोई स्कीम चलेगी नहीं। और जो इंदिरा आवास योजना थी अब वही पीएम आवास योजना हो गई। तो आप समझिए कि सरकार को कैसे आंकड़े की कालाबाजारी करनी है, आंकड़ों को कैसे हेराफेरी करना है, कैसे योजनाओं के नाम चेंज करना है। सरकारें सभी काम करती हैं, बस किसकी इच्छा शक्ति है, किसकी दृढ़ शक्ति है, और वह चीज हमें देखना बहुत अति आवश्यक है। जी बिल्कुल, समय नहीं है, नहीं तो जरूर हम आपके पास आते धौले साहब, क्योंकि चर्चा बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन समय नहीं है। समय की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, उसी के घेरे के अंदर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं या नहीं हैं, ये एक चर्चा का विषय है। कांग्रेस कह रही है कि उनमें सारे गुण मौजूद हैं, जबकि इसको सिरे से बीजेपी नकार रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत लेकर आए, जो अभी 5 साल बाद आम चुनाव होने हैं, तो ये स्थिति पैदा होगी। उससे पहले तो पैदा होती दिख नहीं रही है। लेकिन गुण दोष पर चर्चा की बात आम जन में पहुंचाना एक तरह से एक रणनीति का हिस्सा है, और इस रणनीति में कांग्रेस कितनी सफल होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।